हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज सबके लिए मैं आपके लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 7, और जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसके दो पार्ट्स आएंगे। ये वन शॉट वीडियो होगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर हम यहाँ पास एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर्स में है। तो सभी जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और कॉमेंट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय व्यवस्था की जीवन रेखा। अब यहाँ पास दिया हुआ है, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम यहाँ अपने प्रतिदिन के जीवन में अलग अलग सामग्रियों को खरीदते हैं और उन सेवाओं का यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। कुछ चीज़ें तो हमारे नियर प्लेस में ही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, कुछ दूसरे स्थानों से लाते हैं और फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कपड़े हैं, कपड़ों को हम मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, हमारी आवश्यकता है, फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं। अगला दिया हुआ है यहाँ पास अगली लाइन पे, वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुँची जाती हैं। मतलब कोई भी वस्तु है या सेवा है तो जहाँ उसकी मांग है, क्या वो अपने आप पहुँच जाती है? नहीं, कभी नहीं पहुँच सकती। फिर आगे बोलता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हैं तो परिवहन की आवश्यकता होती है। यानी वस्तुओं को, सेवाओं के जहाँ पास हमको पूर्ति करना है उस स्थान तक लेकर अगर हमें जाना है तो हमें परिवहन की आवश्यकता होगी, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है। अब हमें जैसे ईंट चाहिए, घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, तो ईंट हमारे घर तक अपने आप थोड़ी पहुँचेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मंगाना पड़ेगा। कपड़े हैं तो हमें उसे मंगाना पड़ेगा। फिर आगे बोलता है अगली लाइन पर कि कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं और कुछ लोग क्या रहते हैं कि इनको उपलब्ध करवाने में संलग्न रहते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। ये इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। तो यहाँ से एक व्यापारी की डेफिनेशन मिल गई। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। मतलब एक देश के जो विकास की गति है वो जो भी वस्तु है, प्रोडक्ट है, जो भी सेवाएं हैं, उसके उत्पादन के साथ साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंच पा रहा है। अगर इजी गोइंग है तब तो ठीक है, तो वही बोला कि सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन, जो भी सक्षम परिवहन होता है, के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। आगे, वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। क्या है? तो अगर हम किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं तो हमें 3 क्षेत्रों की ज़रूरत होगी। और वो क्षेत्र क्या है? पहला तो है ज़मीन, स्थल, स्थल में आपका रोडवेज आ जाता है। फिर आता है जल, जिसमें आता है वाटरवेज। फिर आता है आपका वायु, जिसे हम एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी अगर किसी पैसेंजर को, अगर हमें लंदन जाना है और पैसेंजर है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम एयर का यूज़ करते हैं। बाई एयर जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, एयरवेज से जाते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं। रोड, बाई रोड तो आप सभी जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जल, शिप वगैरह चलती हैं, प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, देश विदेशों से प्रोडक्ट्स मंगाए जाते हैं। ये है। फिर अगला बोलता है, इन्हीं के आधार पर परिवहन को, ट्रांसपोर्ट को स्थल, जल व वायु परिवहन में क्लासीफाई किया गया है, मतलब वर्गीकृत किया गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया है वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर हाँ, फिर इसके आगे दिया है, देखो, परिवहन के साधन। अब परिवहन के साधन जो है, ये पूरा का पूरा क्या है? डायग्राम है। स्थल में आपका क्या क्या आएगा? ज़मीन में सड़क परिवहन, रोडवे, रेल परिवहन, रेलवेज, पाइपलाइन, ये क्या है? ये भी एक साधन है। पाइपलाइन को मैं आगे समझाता हूँ। पाइपलाइन में होता क्या है कि जैसे आप कोई भी ऑयल है, गैस है, ये सब चीज़ें भी तो ट्रांसपोर्ट में आती हैं। वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना एक है। ठीक, उसके बाद आता है जल, आंतरिक जल परिवहन, जो जल के अंदर से, आजकल देखो बहुत सारी जो हैं,
तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जल के अंदर से परिवहन शुरू हो गया है, और समुद्री परिवहन, बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज जो चल रहे हैं। वायु में आता है आपका घरेलू विमान सेवा, डोमेस्टिक एयरवेज जिसे हम बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट। डोमेस्टिक में आता है जो सार्वजनिक प्राधिकरण हो यानी सभी लोगों के लिए, और निजी यानी प्राइवेट जो हमारी फ़्लाइट्स होती हैं, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, चॉपर होते हैं, ये सब। उसके बाद बोलता है बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। बहुत पहले जो जो था तो व्यापार और जो ट्रांसपोर्ट था उसका जो दायरा था काफ़ी सीमित था। उसके मतलब उस दायरे के बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था। लेकिन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। आज हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी से जो परिवहन है वो हमारे आसपास दिखाई देने लगे हैं। देखिए आजकल जो रेलवेज़ हैं, बुलेट ट्रेन का ज़माना है। हमारे भारत में वंदे भारत जैसी स्पीड वाली ट्रेन आ गई हैं जो काफ़ी तीव्र गति से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती हैं। आगे क्या कहता है यहाँ पास, परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। और परिवहन का जो यह विकास है ये संचार साधनों के विकास के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। आप देखिए कम्युनिकेशन, पहले 3G टेक्नोलॉजी थी, फिर उसके पहले तो 2G थी, आज 4G हुई, 4G के बाद आज देखिए 5G हो गया। हमें कोई भी मेल करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, ईमेल है, वो चंद सेकंड में पहुंच जाता है। पहले क्या होता था कि कोई भी डाक पार्सल है, कोई भी पत्र लिखना होता था, उसको महीनों लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, भारत कितना बड़ा है, कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है हमारे भारत में, कौमा विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, हर 50 किलोमीटर के आगे भाषा बदल जाती है, हमारा भोजन बदल जाता है। वही चीज़ यहाँ बोला, हमारे कल्चर बदल जाते हैं, संस्कृति बदल जाती है। फिर भी हमारा भारत एकदम क्या है, एक रूप से जुड़ा हुआ है। फिर आगे बोलता है इस पर देखिए, रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। अब आगे आप देखिए, आपको कहीं बहुत दूर जाना है तो आप रेल का उपयोग करते हैं, और देश विदेश जाना है तो वायु का उपयोग करते हैं। कुछ जगह जाना है तो आप जल परिवहन का भी उपयोग करते हैं, शिप वगैरह का करते हैं। समाचार पत्र देखिए, दूसरे जगह की न्यूज़ जो है आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको उपलब्ध कराता है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से क्या है, ये सहायक है। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। जैसे इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। आज देखिए कितना आरामदायक हमारा जीवन हो चुका है। हमें किसी भी मेल को करने के लिए, किसी भी मैसेज को पहुंचाने के लिए उठना भी नहीं पड़ता। केवल अपना मोबाइल खोलो और मोबाइल को ओपन करने के बाद आप सीधे उसको क्या कर देते हैं, मैसेज को सेंड कर देते हैं। यहाँ तक कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान, देश विदेश में बैठे हो तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो। आगे इस अध्याय में हम और क्या पढ़ेंगे, तो इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। अब यहाँ आपको देखिए, अगर आप 10th में हैं और मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं यहीं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये केवल एक ओवरव्यू था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा बनेगा तो आपका ये जो डायग्राम है परिवहन के साधन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेंगे आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को स्किप मत करिए। हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा जो है तो डाउन टू अर्थ जाके एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप ऐसा समझाइए।
ये वन शॉट वीडियो है, पूरा का पूरा इस पर एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप वीडियो से जुड़े रहें, लगातार एक एक वीडियो आएंगे। थोड़ा धैर्य बना के आपको चलना पड़ेगा। जो भी बच्चे 9th में और इस साल उनका 10th है, वो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आगे आगे है परिवहन। परिवहन क्या है? ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, स्थल परिवहन को हम यहाँ पास समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आपके 10th में प्रश्न बनेंगे यहाँ से, उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर का है। कितना है? 62.16 लाख किलोमीटर। और ये डाटा है 2020-21 का, जब मैं इस बुक को आपको पढ़ा रहा हूँ। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। मतलब रेल परिवहन से पहले प्रारंभ क्या हुआ? हमारा सड़क का परिवहन, रोडवेज। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि रेल का जो क्या है, रेल परिवहन थोड़ा सा खर्चीली व्यवस्था है और हर जगह से रेल नहीं लाई जा सकती। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेल लाइन की अपेक्षा सड़क की निर्माण लागत बहुत कम है, यानी ये कम खर्चीली व्यवस्था है, सस्ती व्यवस्था है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़क बनाई जा सकती है। रेल को ऊबड़ खाबड़ जगहों पर कभी नहीं बनाया जा सकता। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्मित की जा सकती है। आप देखते हो पहाड़ियों में कैसे सड़क बनी रहती है, बहुत सारे हिल्स में सड़क बनी रहती है, पर वहाँ रेल नहीं लाई जा सकती। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। रोडवेज में क्या है कि जो लागत है वो काफ़ी कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन। अब आपको रेलवे भी जाना है तो आप क्या रेल से जाएंगे? आपको वहाँ भी आवश्यकता रोड की ही तो पड़ती है। रेलवे जाने के लिए एयरपोर्ट जाना है तो आपको रोडवे का ही साधन लेना पड़ेगा। वायु समुद्री पत्तनों को जोड़ती है, इसीलिए यहाँ पास कहा गया कि सड़कें क्या करती है? रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री जितने भी पत्तन हैं, पोर्ट्स हैं, उनको भी जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के जो भी नेशनल हाईवेज हैं के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। अब देखिए यहाँ पास हम देखते हैं, पहला है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। ये क्या है? भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम है उत्तर से दक्षिण गलियारा, नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो श्रीनगर से सीधे कन्याकुमारी को जोड़ता है, हम उसे क्या बोलते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा। तथा दूसरा है पूर्व से पश्चिम का गलियारा, जो सिलचर असम में है तथा गुजरात पोरबंदर को जोड़ता है। तो एक तो हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण, एक हो गया पूर्व से पश्चिम। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को नॉर्थ टू साउथ जोड़ता है और ईस्ट टू वेस्ट जोड़ता है सिलचर से पोरबंदर को। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज के, जितनी भी भारत की मेगा सिटीज हैं, उनके मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। मतलब जो डिस्टेंस है और जो उसकी दूरी है उसमें जो इतना टाइम लग रहा है उसको क्या कर दें हम? कम कर दें, यानी कम समय में ज़्यादा दूरी हमको तय करना है। इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मेन पर्पज ये है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला है रोडवेज में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करते हैं? दूर दूर के भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है।
अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। ये हुआ हमारा नेशनल हाईवे। अगला है स्टेट हाईवे। यहाँ क्या है? राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। जो राज्य की राजधानियों से जिला मुख्यालयों को जोड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन सड़कों को राज्य राजमार्ग। ये देखिए, अगला है हमारा जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। और जो अन्य सड़कें जो गांव की सड़कें हमारी होती हैं ग्रामीण अंचलों की, उनको देखते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। इसमें कौन सी आती है? जो गांव को शहर से जोड़ती हैं, गांव वाले लोग जो शहर जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अगला है हमारा यहाँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैप है। आप इसको अच्छे से देखिए ध्यान से। पूरे मैप को आप ध्यान से देखिए। इसको बीच में आप पॉज कर लीजिएगा। फिर है आपकी बॉर्डर रोड्स, सीमांत सड़कें जिसे हम बोलते हैं। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? 1960 में, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं वो पूरे हिली रीजन है, वहाँ सड़कें कैसे हों, कैसे हमारे सैनिक जाएं, कैसे हमारे लोग पहुँचे, जो आज इतना ज़्यादा पर्यटन वहाँ है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य यही था कि हम वहाँ की सड़कों का विकास कैसे करें, क्योंकि इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ गई है तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। तो ये था आज का वीडियो और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे रेल परिवहन, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? रेल परिवहन पर। तो हमारे मेरे वीडियो के साथ बने रहें और लगातार आप इसको शेयर करते रहें। आपको जितनी भी जानकारी हैं वो यहाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।